प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आरिफ। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू बड़ा दिलचस्प है और इस दिलचस्प मौजू के हवाले से बहुत सारी बातें पहले भी पूछी जाती रही हैं, सवालात भी उठाए गए हैं। बराह रास्त मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है प्रोबेट। प्रोबेट का विल्स एंड ट्रस्ट के हवाले से इसकी क्या अहमियत है, क्या अफादियत है और टैक्स प्लानिंग के सिलसिले में ये किस तरह काम करता है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में मुख्तलिफ सवालात भी पूछते रहे हैं। सबसे पहले मैं खालिद साहब जो हमारे माहिर चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं और आपको बड़े मुफीद मशवरे और मालूमात फराहम करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी सी ताख़ीर से प्रोग्राम शुरू हो रहा है लेकिन फिर भी हम बराह रास्त हाजिर खिदमत हैं। जी खालिद साहब, आज के मौजू के हवाले से बताइए कि ये प्रोबेट असल में है क्या। पहले भी आप बता चुके हैं लेकिन थोड़ा सा इसको आज ज़रा ब्रीफ कर दी। शुक्रिया। ये आज का जो प्रोग्राम है, जैसे हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था, हम इसके ऊपर आज का प्रोग्राम और अगला प्रोग्राम प्रोबेट के हवाले से करेंगे जी, क्योंकि जो आजकल अनफॉर्चुनेटली हालात हैं मुल्क के अंदर और बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली उनको प्रोबेट करना पड़ रहा है, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जी, प्रोबेट जनरली एक लीगल प्रोसेस है, एक लीगल पोजीशन है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। जब कोई इंसान जहाँ फौत हो जाता है यूके में, तो उसकी जो एस्टेट है, लीगल एस्टेट, उसको उसके लीगल वारसों तक पहुँचाने के लिए जी, जो लीगल प्रोसेस है उसको प्रोबेट कहते हैं। सिंपल जी। ये जो मैंने लफ्ज़ कहा दिलचस्प मौजू है, मौजू दिलचस्प नहीं अहम है। बाज़ औक़ात रवानी में कुछ लफ्ज़ ऐसे निकल जाते हैं क्योंकि जिस चीज़ का ताल्लुक़ किसी की मौत से हो वो कतई दिलचस्प नहीं है, अहम ज़रूर हो सकता है। अच्छा, ये जो प्रोबेट है, आम तौर पे लोग समझते हैं कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में अपनी वसीयत छोड़ गया या विल लिख दी उसने, तो उसका प्रोबेट हो सकता है। अगर किसी ने अपनी वसीयत नहीं छोड़ी या विल नहीं लिखी, तो दोनों सूरतों में ये जो प्रोबेट है इसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि प्रोबेट जो है, ग्रांट ऑफ प्रोबेट उसको नॉर्मली मिलता है जिसकी अपनी विल होती है। अच्छा, जिसकी विल नहीं होती उसको प्रोबेट नहीं कहते, उसको लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जो थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, और इसका आगे चल के हम जायज़ा लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि उसमें जो ग्रांट ऑफ प्रोबेट है उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी विल है उसके अंदर आपने जो एग्जैक्टर मुकर्रर किया था, एक या एक से ज़्यादा, वो अप्लाई करते हैं ग्रांट ऑफ प्रोबेट के लिए। ठीक। और उनका जो जॉब है वो ये है कि वो आपके जितने एसेट्स हैं, ठीक, आपकी स्टेट के, उनको समझें कलेक्ट करें, उसमें से हर लाइबिलिटी पे करें, ठीक, उसमें लोन्स पे करें, इनहेरिटेंस टैक्स पे करें। जो नेट अमाउंट बचती है, ठीक, वो आपकी विल्स में जो आपकी विशेस हैं उसके मुताबिक वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक। ये एग्जैक्टर का काम है। और प्रोबेट हासिल करने के बाद ही लीगली वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये जो सारे असासे हैं, और क्या ये डिक्लेयर्ड असासे होना ज़रूरी है? ये जो अनडिक्लेयर्ड हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे? हाँ, ये डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड का इस हिसाब से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। विल में उसने लिखा होगा, फ़र्ज़ करें कि मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ को जाए, फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ को जाए, और जो मेरा रेजिड्यू है, फ़र्ज़ करें जो बाकी जो भी बचा है, अब वो जो भी बचा है उसमें बैंक अकाउंट हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी और चीज़ें होती हो सकती हैं, पर्सनल पोजेशन हो सकती हैं, अपनी उनकी ज्वेलरी, बाकी चीज़ें जो भी होता है, तो वो विल में उसको डिस्पोज ऑफ किया गया होता है प्रॉपर्ली। तो विल का होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हमने पहले भी जिक्र किया कई मौक़ों पर कि विल का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर विल नहीं है, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि पर्सन डाई इंटेस्टेट। अच्छा, अच्छा, इंटेस्टेट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं उसके मुताबिक आपकी पूरी एस्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आपकी यानी मरने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी। अगर उसने अनफॉर्चुनेटली वो उसके मुताबिक नहीं होगी। जो रूल बने हुए, रूल ऑफ इंटेस्टेसी, तकरीबन 100-150 साल पुराने रूल बने हुए, उसके मुताबिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो एग्जैक्टर होता है वो ये सारे मामला देखता है। ये एग्जैक्टर कौन होता है और ये क्या एक शख्स हो सकता है या एक से ज़्यादा शख्स हो सकते हैं? ये जब आप प्रोबेट कर रहे हैं और जिसकी विल है, तो ये पहले इस्टेब्लिश हो चुका है। जिसने विल बनाई है, जब आपने विल बनाई, ठीक, तो आपने अपने एग्जैक्टर मुकर्रर किए। अगर अच्छा, आपकी फ़र्ज़ करें प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो आपको मिनिमम 2 एग्जैक्टर जो हैं वो अपॉइंट करने पड़ते हैं। आम तौर पर मिरर विल में
हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड एग्जेक्टर यानी होता है। बेनिफिशियरीज जो हैं वो भी एग्जेक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल बेनिफिशियरी एग्जेक्टर हो सकता है। और अगर कोई, जैसे मैं आपसे फ़र्ज़ कीजिए विल लिखवाता हूँ, तो जो प्रोफेशनल हैं वो भी एग्जेक्टर हो सकते हैं? प्रोफेशनल भी एग्जेक्टर हो सकते हैं। तो आम तौर पर हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने ले एग्जेक्टर बनाया है, आप एक प्रोफेशनल एग्जेक्टर भी मुकर्रर कर लें, क्योंकि वो एग्जेक्टर अगर प्रोबेट प्रैक्टिशनर भी हो तो उसके पास पूरी फाइल होगी आपकी जब आप विल बना रहे हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है कि आप उसको वही जो है प्रोफेशनल जो एग्जेक्टर भी है वो प्रोबेट प्रैक्टिशनर भी है, मोस्टली लॉयर या विल राइटर जो प्रोबेट प्रैक्टिशनर हैं वो भी उसमें एग्जेक्टर हो सकते हैं। तो प्रोसेस बड़ा आसान और इजी हो जाता है और उसमें प्रोफेशनल फ़ी भी कम लगती है, क्योंकि अगर नए तरीके से शुरू से आप किसी लॉयर को लेके जाएं कि ना प्रोबेट करनी है, तो ही प्रॉब्ली ओपन हिज फुल फाइल कि वो फाइल खोलेगा, सारी चीज़ें करेगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग विल राइटर है, अगर वो प्रोबेट प्रैक्टिशनर भी है, ठीक, तो उसके पास मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी। ठीक ठीक। तो जो प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और जल्दी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम टेलीफोन कॉल्स ने कुछ लोग होल्ड किए, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये प्रोबेट का अमल है कोई पेचीदा अमल है या सादा अमल है? बाद लोग प्रोबेट, जाहिर है अगर किसी का कोई अजीज़ इस दुनिया चला जाए, उसने कोई विल छोड़ी है, उसके प्रोबेट के सिलसिले में किसी को ये मरहला तय करना है, तो वो क्या मुश्किल काम है या ये आसान काम है इस मुल्क में? इसी सवाल के अंदर आपका जवाब है जी, क्योंकि अगर आपके टैक्स अफेयर्स और आपकी एस्टेट ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपकी प्रोबेट भी बहुत ईजी होगी। अगर आपके टैक्स अफेयर कॉम्प्लेक्स हैं तो आपकी एस्टेट को वाइंड अप करते हुए कई साल भी लग सकते हैं। अच्छा, हमने देखा है जो कॉम्प्लेक्स एस्टेट्स हैं तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है। को सब एसेट्स को, अगर वर्ल्ड वाइड एसेट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ बैंक अकाउंट्स हैं, नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, लोन्स हैं, तो इसलिए जो सिंपल प्रोबेट है उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि दो प्रोसेस हैं। अगर आपकी फर्ज एक आधी प्रॉपर्टी है, एक आधा बैंक अकाउंट है, और अगर आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, एक मिसाल है आपने विल नहीं बनाई हुई और आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, मियाँ बीवी के आमतौर पर जो होता है, तो जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली डिवॉल्व और गोज़ टू द सर्वाइविंग स्पाउस। ठीक ठीक। उस सिलसिले में आपको प्रोबेट की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर प्रोबेट करना भी पड़े, एक आधा बैंक अकाउंट हो या कुछ और एसेट है, तो बेसिक फॉर्म है IST 205। अच्छा, तो वो एक्सेप्टेड स्टेट उसको बोलते हैं, उसके लिए जहाँ जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स की पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, वो फाइल किया जा सकता है। अगर आपकी जॉइंट अकाउंट है, बैंक अकाउंट, बहुत सारे बैंक जो हैं वो आपको, अगर आपकी अमाउंट सर्टन लेवल से कम है, उधर से जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जो मेन हाउस था उसकी प्रोबेट की ज़रूरत नहीं है, और मेन जॉइंट अकाउंट भी था, उसमें अमाउंट बहुत कम है, 5-10,000 है, तो हर बैंक के अपने असूल हैं, वो भी आपको बगैर प्रोबेट के वो मनी आपको जो सर्वाइविंग स्पाउस है उसको एक्सेस कर सकता है। तो क्या उसके लिए कोई डेथ सर्टिफिकेट ही काफ़ी होगा या उसके लिए कुछ और भी? मोर देन सफिशिएंट, यस। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये जो एग्जेक्टर हैं एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा एग्जेक्टर हों और प्रोबेट की थोड़ी सी प्रोबेट के लिए जाना हो किसी ने, तो कौन एग्जेक्टर है जो इसके लिए अप्लाई करेगा? कोई एक कर सकता है या सबका मुश्तरका तौर पे करना ज़रूरी है अप्लाई? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक एग्जेक्टर इज़ मोर देन सफिशिएंट टू अप्लाई फॉर द होल प्रोसेस। अच्छा, प्रोबेट के लिए अगर विल के अंदर बाद लोगों ने बहुत सारे एग्जेक्टर मुकर्रर किए हुए हैं, मसलन 4 से ज़्यादा भी किए हुए हैं, तो आम तौर पर हम रेकमेंड नहीं करते कि आप 3-4 से ज़्यादा करें। मैक्सिमम 4 पीपल अज्यूम करेंगे, 5 एग्जेक्टर हैं, ठीक ठीक, तो 4 मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। जो 5वां होगा वो अपनी पावर को रिजर्व कर सकता है, ठीक, अज्यूम ड्यू टू सम रीज़न। या एक और मिसाल ले लेते हैं, फर्ज करें 2 एग्जेक्टर हैं जी, और एक एग्जेक्टर प्रोफेशनल एग्जेक्टर है जी, उसने सारा काम करना। दूसरा एग्जेक्टर जो है ही कैन और शी कैन रिजर्व हीज और हर पावर, ठीक ठीक, कि अगर पहला एग्जेक्टर किसी वजह से ना कर सके, रिज़ाइन करना पड़े या फॉथ हो जाए वाइल इज डूइंग इट, तो देन दूसरा एग्जेक्टर उसकी जगह पर अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल ठीक। एक और दिलचस्प बात बताता चलूँ कि अगर आपके 2 एग्जेक्टर हैं या 3 एग्जेक्टर हैं, उसमें से एक 2 एग्जेक्टर वो नहीं चाहते कि एग्जेक्टरशिप का जो रोल है वो अपने ज़िम्मे ले। अच्छा, और वो नहीं चाहते। उन्हें जब विल बनाई थी तो उन्होंने एग्री कर लिया था, लेकिन अब ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं चाहते, तो वो अपनी जो पावर है उसको वो रिनाउंस कर सकते हैं।
एग्जैक्टरशिप के लिए रिनाउंस कर सकते, फॉर्म कंप्लीट करें और रिनाउंस कर दें कि मैं एग्जैक्टर नहीं हूँ। अच्छा, तो बाकी जो रिमेनिंग एग्जैक्टर हैं वो फिर अपनी प्रोबेट ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, फिर सवाल जवाब की तरफ चलेंगे। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम नज़ाकत है। जी तो हमारे यहाँ एक फौतगी हुई है, अभी को थोड़ा टाइम हो गया है। जी जी तो उनने विल भी छोड़ी है और उनकी स्टेट पेंशन है। अच्छा, जो मेन क्वेश्चन है वो स्टेट पेंशन के बारे में है, वो बच्चों को मिल सकती है या नहीं मिल सकती? ठीक है, आपका सवाल तो खालिद बिल का साहब। जो है नेक्स्ट ऑफ किंग, अच्छा वो उसका डिसाइड नेक्स्ट ऑफ किंग करेगा या प्रोबे करेगी? ठीक है, ठीक है। ठीक और है, ये मेरा क्वेश्चन है, प्लीज आप मुझे जी ज़रूर जी खालिद साहब। अच्छा, इसके लिए बहुत Thank you, सादा sir. क्वेश्चन और सादा जवाब जो है, इसके लिए प्रोबेट की ज़रूरत नहीं। अगर ऑल एसेट्स नहीं है उनके, प्रोबेट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। और आप जो पेंशन ऑफिस है उनको लिखें, वो आपको एलिजिबिलिटी बताएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है। जनरली पेंशन जो है उसकी वजह से प्रोबेट करने की ज़रूरत नहीं है, और पेंशन की एलिजिबिलिटी एक हायरार्की है, उसके मुताबिक वो बताएंगे। आप पेंशन ऑफिस से रब्ता कायम करें तो वो आपको बता देंगे। बिल्कुल ठीक है। अगली कॉल देखते हैं जी, किसकी है? हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये टीवी पर आ रहा है ना लाइव, जी जी हाँ वो मैं देख रही हूँ। जी तो वो नंबर देखकर मैंने कॉल लगाया कि मेरा कॉल लगता है कि नहीं। जी, आपकी कॉल मिल गई है। फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं भी वही प्रॉपर्टी प्रोबेट के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, किसके बारे में? प्रोबेट के। जी, क्या सवाल है आपका? फरमाइए। मेरा सवाल है कि जो मेरी कजिन है हम्म, उसका हस्बैंड पास अवे हो गया है। अच्छा हाँ, तो उसको चिल्ड्रन नहीं है। अच्छा हाँ, तो उसके पास घर है। अच्छा, तो सवाल क्या आपका? हाँ, ये वही सवाल है कि मेरी कजिन सिस्टर है, जी जी उसका हस्बैंड पास हो गया। जी जी हस्बैंड ने विल नहीं बनाया था। अच्छा, हाँ, तो उनकी कितनी वो प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी, हाँ वो एक ही प्रॉपर्टी है हाउस, बस 2 बेडरूम का। अच्छा, किसके नाम पर है वो? किसके नाम पर है वो घर या प्रॉपर्टी? हस्बैंड के नाम पर। अच्छा, तो आप ये पूछना चाहते हैं कि अब उसके लिए प्रोबेट की ज़रूरत है या नहीं है? विल बनी हुई है? या और विल बनी हुई आपने बताया। जी, चलिए ठीक है जी खालिद साहब। अगर मैं ये सही समझ सका हूँ तो उसमें अगर उनकी विल बनी हुई है तो विल के मुताबिक उसकी जो है वो प्रोबेट होगी। अगर उनकी विल नहीं बनी हुई, अगर मैं समझ सका हूँ तो अगर उनके हस्बैंड फौत हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी जो रूल ऑफ इंटेसेसी अप्लाई होंगे उसके मुताबिक, अगर उनके बच्चे भी नहीं हैं गालिबन बताया, तो वो टोटल प्रॉपर्टी उनकी वाइफ को डिवॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए सिंपल, अगर उसका कोई डेट वगैरह नहीं था तो सिंपल डेथ सर्टिफिकेट जो है वो आप लैंड रजिस्ट्री में भेजें, एक स्पेशल फॉर्म उसको कंप्लीट करके भेज दें, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ के नाम पर हो सकती है। अगर वो सादा है, अगर लॉयर आप कर लें, अगर उसकी वैल्यू कम है, 325,000 से कम है वैल्यू, तो सादा प्रोबेट IHT 400 फॉर्म कंप्लीट करें, वो प्रोसेस कंप्लीट करें। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी थी, इसलिए सॉरी, जो पहला जो मैंने कहा था, अगर जॉइंट प्रॉपर्टी थी किसी वजह से तो ऑटोमेटिकली डिवॉल्व हो जाएगी। अगर हस्बैंड के नाम पर थी तो वो प्रॉपर्टी बेसिक फॉर्म कंप्लीट करें जो IHT 205 उसके मुताबिक एक्सेप्टेड स्टेट में आ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ वाइफ को जा रही है, इवन इंटेसेसरी रूल के मुताबिक। तो वो फिर वंस प्रोबेट प्रोसेस इज़ कंप्लीट तो वो फिर लैंड रजिस्ट्री के ऊपर उनकी मिसेस का नाम आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना है या आपके कज़न सिस्टर को कुछ पूछना है तो आप नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा है, ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, तो उस पर आप मज़ीद सवाल अपने लिख के भेज सकते हैं या आप अपना नंबर स्टूडियो में छोड़ सकते हैं। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद में वक्त तो एक छोटे से वक्फे का।
वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे और प्रोबेट पर मज़ीद बातचीत भी करेंगे। तो चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हमारा मौजू है प्रोबेट। इस पर काफ़ी सारी गुफ्तगू हो चुकी है और कुछ सवालात हैं मेरे पास, मैं खालिद साहब के सामने रखता हूं और आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो लोग होल्ड किए उनसे गुजारिश है थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। अच्छा खालिद साहब, ये फरमाइए कि अगर एक से ज़्यादा एग्जेक्टर हैं और किसी ने प्रोबेट के लिए दरख्वास्त दायर की है और दूसरा जो एग्जेक्टर उसको कोई एतराज़ है, तो क्या इसको रोका भी जा सकता है इस प्रोबेट की दरख्वास्त को किसी कानूनी वजह से या किसी और सबब से? हाँ, उसमें अगर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन का एक ऑफिशियल तरीका है। अच्छा, उस ऑब्जेक्शन की वजह होनी चाहिए। अगर दो एग्जेक्टर्स हैं, दोनों की एक्चुअली ज़िम्मेदारी है कि वो प्रोबेट को ग्रांट ऑफ प्रोबेट हासिल करें। ठीक। अगर उसमें से एक कर रहा है और दूसरा करना चाहता है तो फिर वो आप जो प्रोबेट रजिस्ट्रार है वो उसमें फाइनल अथॉरिटी ये होगा कि वो अगर उनका एतराज़ है क्या, अगर कोई ऐसा एतराज़ है जो वैलिड एतराज़ है तो वो प्रोबेट उसके मुताबिक इशू करेंगे उनको। ठीक। आइडिया ये है कि जो एग्जेक्टर है उसकी अपनी तो वो पर्सनल बेनिफिट तो उसको होना नहीं, अगर वो बेनिफिशरी नहीं है उनका जॉब ये है कि वो एसेट्स को कलेक्ट करें या सेल करें माइनस पेइंग ऑल द लायबिलिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू विल। उनका अपना कोई उसमें रोल नहीं होगा क्योंकि ऐसा ऑफिस नहीं है या ऐसी पोजीशन नहीं है जहाँ से वो खुद रिवॉर्ड हासिल करें। अगर वो बेनिफिशरी हैं भी तो वो उनकी जो अपनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसके ही वो इंटाइटल हैं। अच्छा, अगर उसके आउटसाइड वो कुछ नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के मसाइल में कोई सिचुएशन में कोई इतना बहुत बड़ा एतराज़ होता है। अब हो तो उसके लिए सिचुएशन के मुताबिक रजिस्ट्रार डील कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी विल लिखवाए और उसके लिए ये प्रोबेट का मरहला आसान हो जाता है, अगर उसने एग्जेक्टर भी मुकर्रर कर दिए हैं अपने एतमाद के लोग के भाई, तो अभी ये जो हालात चल रहे हैं गुज़िश्ता 1 साल से 1.25 साल से हज़ारों नहीं लाखों लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जिसमें जो एथनिक माइनॉरिटीज़ के भी बेशुमार लोग हैं, तो ज़ाहिर है अब आपके पास क्लाइंट जो आते होंगे, जैसे भी एक बहन ने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि कज़न सिस्टर के हस्बैंड दुनिया से चले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इस प्रोबेट की तो ज़्यादा ज़रूरत पेश आती होगी और लोगों को ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती होगी कि अब हमें अपनी भी विल लिखवानी चाहिए, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए लेकिन उनकी विल नहीं थी, तो फिर जब वो प्रोबेट के लिए गए होंगे तो थोड़ा सा उनको पेचीदगी का सामना करना पड़ा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर इसका थोड़ा सा तफसीलन जवाब दे दूँ, आजकल के हालात को ज़हन में रखते हुए मेरा अपना ख्याल है कि हमारे जितने सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको अपनी विल लाजमी बनवानी चाहिए। ठीक ठीक। उसकी वजह यह है कि विल में आपके नॉट ओनली कि आप अपने एग्जेक्टर मुकर्रर कर सकते हैं जो आपकी पसंद के लोग हैं, ठीक ठीक, ना कि ऐसे लोग मुकर्रर होंगे। फ़र्ज़ करें अगर विल नहीं लिखी हुई तो जो आपके लीगल एयर हैं वही आपके टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। ठीक, वो हो सकता है कि वो लोग हों जो है तो आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे भी हो सकते हैं जिनको आप किसी वजह से पसंद नहीं कर रहे या कि कोई डिसएग्रीमेंट है, ठीक, तो वही फिर बाकी लोगों में मसाइल पैदा होंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक्रीमोनियस सारी हालात हो जाते हैं। ठीक, तो क्यों ना आप सादा तरीके से बिल लिखें, अपनी मर्जी के एग्जेक्टर मुकर्रर करें। बिल्कुल ठीक। और जो जिसको देना अपनी मर्जी से वो दे के जाए। और दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि आप उसके अंदर अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने गार्डियन मुकर्रर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर अंडर 18 बच्चे हैं तो उनके गार्डियन मुकर्रर कर सकते हैं। और उसके अलावा फ़र्ज़ करें अगर एग्जेक्टर्स जो हैं बेनिफिशरी भी हैं तो उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या उनके स्टेट मिलनी है। और उसके अलावा जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी विशेज़ के मुताबिक होगी। फ़र्ज़ करें अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हो सकता है इस्लामिक विल बनाना चाहें, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इस्लामिक होनी चाहिए। तो जब आपकी विल नहीं होगी तो ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो फिर तो एक स्टैंडर्ड रूल है, आपके लिए वो होगा, मेरे लिए भी वो होगा, एक स्टैंडर्ड रूल होगा, वो गवर्नमेंट के रूल बने हुए हैं, उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो विल बनानी चाहिए। मैं हमेशा पिछले प्रोग्राम से मैं कहता रहा हूँ कि आपकी विल होनी चाहिए। बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज नहीं है। एक सादा मिरर विल जो है फ्यू $100 में 400-500 पाउंड मिरर विल एक डिसेंट विल बन सकती है।
अब अभी एक सवाल किसी ने छोड़ा है कि एक, हाँ बल्कि कॉल ले लेते हैं, वो कह रहे हैं सवाल छोड़ने की बजाय। जी हेलो, कौन है और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी, मेरी कजिन सिस्टर है। हाँ हाँ। हाँ, तो उसका हस्बैंड पास हो गया, उसको 14 मंथ हुआ है, 14 मंथ। उसका पहली बीबी का सन है, 35 ईयर का। अच्छा, इसका मतलब यह है कि उनकी 2 शादियों में पहले एक बीवी थी। हाँ हाँ। अच्छा, तो हाँ, तो अभी वो रुकावट डाल रहा है प्रोबेट में। अच्छा, आप समझ आए, क्योंकि आपने पहले भी मेरा ख्याल कॉल की थी तो आपने ये बात नहीं बताई थी। अब ये हाँ ये अब जो पहली बेगम वाली बात है वो मैं, जी ठीक है, आप सुनते रहिए, खालिद साहब जवाब देते हैं जी। अच्छा, उसमें थोड़े से और क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होगी। मेरा ख्याल कि उनको चाहिए कि वो किसी प्रोफेशनल प्रोबेट प्रैक्टिशनर से रब्ता करें। मेरा ख्याल कि इस प्रोग्राम में बगैर क्वेश्चन, हाँ जाहिर है आधे आधे सवाल पूछेंगे तो आधा जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर उसमें कोई रुकावट डाल रहा है तो इसको कंटेंशियस प्रोबेट बोलते हैं। उसके लिए स्पेशलिस्ट लॉयर हैं, ऑर्डिनरी लॉयर भी हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट लॉयर हैं जो कंटेंशियस प्रोबेट के माहर हैं, वो आपको बता सकेंगे। मेरा ख्याल इस प्रोग्राम में हम इसका खातिर खा जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है, अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो भैया, मेरा नाम राज है जी राज। और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मेरा हाउस है ना, मेन रेसिडेंस, तो अभी वो बिकने को रखा, बिका नहीं है। तो मैं सोचता हूँ, मैं तो अभी दूसरी जगह मूव हो गया, तो वो मकान मैं किराए पे लगा दूँ 1-2 साल के लिए, और बाद में जो बेचेगा तो वो उसका कैपिटल गेन्स का कैसा सिचुएशन है? ठीक है, चलिए हम प्रोबेट पे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक कैपिटल गेन का सवाल है, इस पर कई दफ़ा हमने गुफ्तगू भी किया। खालिद साहब ये भी जवाब दे दें, फिर हम अगली कॉल लेंगे। जी, इसमें ये है कि अगर आपका मेन हाउस है, प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस है, और आप उसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स रहते रहे हैं, तो मुझे कुछ क्वेश्चन और पूछने होंगे, लेकिन मैं ये जनरल जवाब दे देता हूँ। उसमें यह है कि अगर आपने 2 साल के लिए लेट भी किया है, तो अगर आप देखा जाए कि ओवरऑल आपकी जो प्रॉपर्टी की नंबर ऑफ़ ईयर्स आपकी प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस रही है, उनको जमा कर लें। फर्क आपने 10 साल वहाँ रहे हैं और 2 साल आपने लेट किया, तो 2 साल की जो प्रपोर्शन है उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है, लेकिन उसमें भी आखिरी 9 मंथ्स जो हैं आजकल वो टैक्स फ्री हैं। अगर 24 मंथ्स से उसमें 9 मंथ फिर भी वो टैक्स फ्री है। फिर आपके पास अलाउंसेज हैं 12,000 के करीब पर एनम, 12,300 है इस साल, तो वो भी आपको मिलेंगे। तो मिला के जो बहुत थोड़ा कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल स्टेट की वैल्यू। तो आप काइंडली किसी लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर रब्ता करें, तो आपको कैलकुलेशन कर देंगे। हो सकता है बहुत नॉमिनल उसके ऊपर कैपिटल गेन बने या बिल्कुल ना बने, डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ ओवरऑल योर प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक। एक सवाल किसी ने अभी छोड़ा है, वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई इस दुनिया से चला जाए, उसने विल ना लिखी हो और वो इस मुल्क में यानी मुसलमान फैमिली हो, तो क्या उसके जो एसेट्स हैं वो इस्लामिक विल के मुताबिक तकसीम हो सकते हैं अगर उसकी विल नहीं लिखी हुई? जनरली नहीं हो सकते। अच्छा। इस्लामिक जो रूल्स हैं वो जो प्रेफरेंस नहीं है उनकी मेन रूल के ऊपर, मेन रूल पर अप्लाई होगा। हाँ, और उन्होंने साथ ये ऐड किया है कि क्या अगर उन्होंने इस्लामिक विल लिखी हुई है तो इस्लामिक विल इस मुल्क में वैलिड है और क्या उसके मुताबिक सब कुछ तकसीम होगा फिर? हाँ, उसमें ये है कि अगर किसी ने, जो पहला हिस्सा क्वेश्चन का था कि अगर विल नहीं लिखी हुई, अच्छा, तो फौत हो गया और इस्लामिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है? आंसर उसका टेक्निकली यस हो सकती है। पहले प्रोबेट होगा। अच्छा, जो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी प्रोबेट नहीं, विल नहीं है, ठीक। फिर जो बेनिफिशरी हैं, अगर सारे ओवर 18 हैं, अच्छा, अगर वो सारे मिलके एक डीड ऑफ वेरिएशन पर साइन करें और प्रोबेट के टाइम पर ही जब आप अप्लाई कर रहे हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, HMRC को भेजें। उसका मतलब ये है कि वो अलाउ कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेस्टरी रूल के मुताबिक उसको फॉलो ना किया जाए, वो अपनी कंसेंट दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर वो इस्लामिकली हो सकती है। ये बहुत रेयर पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं इनका। अच्छा, ये हो सकती है जिसकी विल भी नहीं लिखी हुई थी। ठीक। लेकिन जनरली अगर इस्लामिक विल किसी ने लिखी हुई है तो वो ज़ाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूशन उसके मुताबिक होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन उसके मुताबिक होगी तो टैक्स की पोजीशन के बाद जो भी होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई मसला नहीं। अगर विल बनी हुई हो
तो उसमें लिखा गया है कि इस्लामिक डिस्ट्रीब्यूशन फर्ज करें, वाइफ को 1/8 और सन गट 2 टाइम, डॉटर गट 1 टाइम, लाइक दिस। तो वो आराम से वो उसी डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक होगा टैक्स पे करने के बाद, जो नेट स्टेट ही डिस्ट्रीब्यूट होनी है तो इस्लामिकली हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, उन्होंने ये भी पूछा है कि इस्लामिक विल किससे बनवाई जाए, कोई बनाता है, और क्या हम अगर हमने यानी कोई मस्जिद का इमाम बनाएगा या कोई प्रोफेशनल बनाएगा या ख़ुद आप लिख के कि ये मैं इस्लामिक तरीके से ये वो करना, और क्या वो उसकी वैलिडिटी किस तरह से आप वो एडवाइस लेना चाह रहे हैं आपसे? अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं तफसीलन जवाब दे देता हूँ कि इस्लामिक विल लिखने वाले काफ़ी लोग हैं इस कंट्री में। यानी आप की जो कंपनी है वो इस्लामिक विल भी बना सकती है? हम बिल्कुल बनाते हैं। अच्छा। और बहुत सारे और लोग भी बनाते हैं। अच्छा। मेक श्योर ये कर लें कि जो बनाने वाला है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। अच्छा। उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, और वो इस्लामिक रूल वगैरह को भी समझता है। अच्छा। ये बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा कि विल के ऊपर सिर्फ बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। अच्छा। और कहा गया है कि जनाब मेरी फ्यूनरल जो है तदफीन वो इस तरह होगी, बाद में वो कहते हैं ये इस्लामिक विल बन गई। इस तरह नहीं है। अच्छा अच्छा। आम तौर पर इस्लामिक विल के लिए जो आजकल तरीक़ाकार ये है कि आप विल के अंदर एक छोटा सा डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट बनाते हैं। अच्छा अच्छा। आप कहते हैं कि मेरी जो पूरी एस्टेट है वो इस डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट में जाएगी। अच्छा। और मैं चाहता हूँ अपनी एक्सप्रेशन ऑफ विशेस में लिखें साथ। अच्छा। कि मैं चाहता हूँ कि जो जितने मेरे लिविंग होंगे वारिस, लोकल इमाम जो है मेरे स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक हनफी है, मालिकी है, उसके मुताबिक वो बना दे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और उस ट्रस्ट में से फिर ट्रस्टी उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दे। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें फिर उसका चैलेंज कोई बेनिफिशरी नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो डिस्क्रेशन ट्रस्ट में होगी और ट्रस्टी की फुल डिस्क्रेशन है कि वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा। अगर उसके लेटर ऑफ एक्सप्रेशन भी लिखे हुए साथ तो लिहाजा फिर होगा कि ट्रस्टी हैव टू फॉलो, इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, लेकिन जनरली हैव टू फॉलो योर विशेस। तो उसके मुताबिक इस्लामिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अगर किसी बेनिफिशरी को एतराज़ हो उसके ऊपर, अच्छा, कि मटेरियलिस्टिक दुनिया है, एतराज़ हो सकता है कि वो मुझे 1 टाइम दिया गया, भाई को 2 टाइम, तो अगर कोर्ट में चैलेंज करें तो जनरली कोर्ट डिस्क्रेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन को एंटरटेन नहीं करती। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप उसके अंदर एक छोटा ट्रस्ट भी बना लें। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था, पाकिस्तान के अंदर जब कोई वसीयत लिखता है तो वो अपनी मंशा, अपनी मर्ज़ी, अपनी तरजीहात के मुताबिक, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, या सब कॉन्टिनेंट के और मुल्क हुए, बांग्लादेश या श्रीलंका, तो वहाँ जब लोग ये लिखते हैं तो बाज़ औक़ात ये करते हैं जो औलाद नाफरमान होती है या जो लोग, जो बच्चे या जिन वो समझते हैं, तो उनको आग कर देते हैं, यानी और अपनी वसीयत में लिख जाते हैं कि इनका इस मेरे असासों से या इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। या तो इस मुल्क में भी ऐसा मुमकिन है कि अगर किसी की औलाद नाफरमान है या जिसको माँ बाप समझते हैं कि हमने इसको कुछ भी नहीं देना, तो वो अपनी वसीयत में लिख सकते हैं? और क्या उनके मरने के बाद वो जो महरूम हुआ है जो शख्स या बेटा बेटी, तो वो चैलेंज कर सकते हैं इसको कोर्ट में? ये 2 क्वेश्चन है जी। इसके मैं जवाब देता हूँ। पहला जवाब ये है कि क्या अगर इनहेरिट करना है किसी उसमें से जिसको नहीं देना, तो इसमें एक स्पेशल क्लॉज आप लिखें विल के अंदर। अच्छा। कि फ़लाँ लोगों को, फ़लाँ बच्चे को या किसी को मैं नहीं देना चाहता, और लेटर एक्सप्रेशन विशेस में भी लिखें, उसकी वजह लिखें। अच्छा। विल के अंदर नहीं, सेपरेट में वो लिखें। अगर वो वजह वैलिड है तो कोर्ट उसको देखेगा और हो सकता है कि वो आपकी जो विशेस है उसके मुताबिक हो। अगर वो वैलिड वजह नहीं है और आपने वो क्लॉज भी प्रॉपरली नहीं लिखी हुई, तो डिसअपॉइंटेड बेनिफिशरी उसको बोलते हैं। डिसअपॉइंटेड बेनिफिशरी कोर्ट में जा सकता है कि मुझे किस वजह से नहीं दिया गया। बहुत अच्छा, वजह बतानी ज़रूरी है। हाँ, वो बता सकता है कोर्ट को कि मुझे किस वजह से नहीं दिया, यानी नहीं दिया गया। और वजह अगर नहीं बताई आपने विल के अंदर, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको कोर्ट प्रोवाइड करेगा। अच्छा। और ये बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है कि आप उसको क्लॉज को फिर बैकअप करें उसके साथ। अगर वो सारी चीज़ें वैलिड हैं तो आपकी विशेस के मुताबिक ही काम होगा। अच्छा। तो जो सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें ये मैं बताया कि वो चैलेंज हो सकता है। इस कंट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग
लिए वो चैलेंज हुआ भी है, कोर्ट केसेस हैं और चैलेंज हो सकता है। अगर किसी की एक बीवी थी जिसको छोड़ दिया, जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं, उसके बाद वो शख्स उसने अपने असासे बनाए, उस अलहदगी के बाद फिर एक और शादी कर ली, फिर वो बंदा अगर इस दुनिया से चला गया, तो क्या जो पहली बीवी है उसके बच्चे, जैसे उन्होंने बताया भी, वो कोई दावा कर सकते हैं या प्रोबेट में कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं जबकि उनकी तलाक हो गई, सब कुछ मामला, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं मरने वाले का? उस सूरत में क्या होता है? जनरली जो शादी है जब डिज़ोल्व होती है और सेटल हो जाती है, फाइनल डिक्री हो जाता है, उसके बाद जो उसके असासे हैं उसके ऊपर पहली बीवी या हस्बैंड का कोई हक उस पर नहीं होता। या बच्चों का, जो बच्चों का हो सकता है, बच्चों की एक डिफरेंट डेफिनेशन है। अच्छा। उसके बच्चों का हो सकता है, ठीक अच्छा। है। या वो अगर बीवी ये इवन डिवोर्स अगली शादी नहीं की उसने, अगली शादी नहीं की, उस दौरान जो डिवोर्स वाइफ है वो क्लेम कर सकती है सर्टन वेज के मैं सर्टन वजह से उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। अच्छा। जब दूसरी शादी उसने कर ली है तो फिर उसके बाद वो राइट थोड़ा सा बल्कि ख़त्म हो जाता है। अच्छा। तो जो आप उनकी फिर करंट वाइफ होगी उसके राइट फिर सामने आ जाते हैं। अच्छा। ये भी बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात या तो शादीशुदा लोग नहीं हैं या उन्होंने रिलीजियस मैरिज की हुई है लेकिन इंग्लिश रजिस्ट्रेशन नहीं है की। वो भी दे आर ट्रीटेड एज कोहैबिटिंग। ठीक ठीक। कोहैबिटिंग का अगर कर रहे हैं कोई और फर्स्ट के हस्बैंड फौत हो गया, उसके भी राइट हैं। अगर 2 साल के लिए वो प्रूव कर दे कि दे वर लिविंग एज ए हस्बैंड वाइफ अंडर वन रूफ, तो वो फिर कोर्ट में जाके क्लेम कर सकती है। अच्छा। तो ये भी रूल्स हैं इसके मुताबिक, हमने पहले जिक्र किया है इस पर। इस बारे में एक और दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपसे वक्फे के बाद करूंगा। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा और जो लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हुए उनकी टेलीफोन कॉल्स को भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शामिल करेंगे। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम हर मंगल को रात 8 बजे बराह रास्त नशर होता है। उसके बाद इतवार को दिन के 11 बजे आप ये प्रोग्राम दोबारा भी देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो सवालात करते हैं उनकी मालूमात के लिए कि हमारे प्रोग्राम के हर वक्फे पे जाने से पहले और प्रोग्राम के आखिर में आपको एक ईमेल एड्रेस भी नज़र आ रहा होता है, उस पर भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं, या टेलीविज़न की स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई देता है उस पर आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं या आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, ताकि बाद में अगर आप मालूमात लेना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, तो खालिद महमूद साहब जो हमारे माहिर चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, इनके मशवरों से, इनकी बहुत सारी रहनुमाई से बहुत सारे लोगों का भला होता है। और जो आप फीडबैक देते हैं उससे भी मुझे तो बड़ी इनकरेजमेंट मिलती है कि ये प्रोग्राम जारी रहे। और आपको एक और बात बता दूं कि सोशल मीडिया पे अगर आप खालिद महमूद CTA टाइप करें तो आपको वहाँ हमारे पिछले प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आपके सवालात के जवाबात भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। और जो लोग हमें लिख भेजते हैं और इस प्रोग्राम की तारीफ़ करते हैं उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर पे मैं तो खैर माहिर नहीं हूँ, लेकिन खालिद महमूद साहब की महारत के बहुत सारे लोग कायल हैं और शुक्रिया अदा करते हैं खालिद साहब। इससे पहले कि सवाल की तरफ जाऊं, कुछ कॉल्स भी अगर आप इजाज़त दें तो पहले कॉल्स ले लेते हैं, फिर सवालात की तरफ चलेंगे। देखते हैं जी हमारे साथ इस वक्त कौन है। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? Hi, this is Bhavin here, and my questions to Khalid ji. I want to ask on the buy-to-let properties. So the question is, if I create through the limited company buy-to-let to purchase for the buy-to-let properties, what are the best ways to save on taxes? And second question is, if let's say I transfer some amount from my personal account as a director loans to the business account, can I show that as a director loan? Okay. So these are the two questions I want to ask. One more thing I need to ask, just for the convenience of Mr. Khalid Mahmood, how many properties you want to buy or you have already for buy to let? It's more than 10, more than 1, more than how many? Okay, so on buy to let, if it's going to be the first property through the limited company. Okay, that's fine. And Okay. Is he 40% taxpayer? Are you 40% taxpayer already or? No, at the moment on the basic rate.
Okay. Okay, this is a very good question. Even though we are talking probate today, I will briefly answer. If you got looking to buy a property which you buy to let, and if you are not 40% taxpayer, i.e. your other income is not more than £50,000, generally first property you can buy under your own name. You don't need to create a limited company for this. It's more paperwork, it's a more formal method. Mostly people are buying the properties in a company. If they're 40% taxpayer and also their interest, mortgage interest, is not fully eligible anymore, so they are only allowing 20% relief rather than 40% relief. If you're a basic rate taxpayer, you will get 20% relief anyway, so probably buying under your own name will be better. So secondly, if you still wish to buy under company, then probably you need to watch out stamp duty. Probably a normal stamp duty plus 3%. In ordinary situation under your name, if you got another property under your name, maybe main house, then unfortunately still you will pay stamp duty 3% plus normal stamp duty in both situations. So you mentioned if you invest, you put your own money into business account, I probably assume that you're talking about company's account. Yes, if you invest like you're buying property through limited company, say the property value is say 300 and you're putting £75,000 your deposit as a director loan account into that account, that will be treated as your director loan account. Yes, you can draw that money out from the company in the future tax free up to £75,000. I hope I able to answer your question. बिल्कुल ठीक है। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। बल्कि कॉल लेने से पहले एक सवाल मेरे जहन में था जो वक्फे से पहले जाने से, अच्छा खालिद साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी रजिस्टर नहीं करा रखी इस मुल्क में, बल्कि कई लोगों ने तो एक से ज़्यादा निकाह किए हुए हैं, और वो उस सूरत में प्रोबेट या उस सूरत में अगर बंदा दुनिया से चला जाए और उसके निकाह के 4 दावेदार ख़वातीन आ जाएं तो फिर क्या बनेगा, या एक से ज़्यादा आ जाएं तो? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स मैटर है, लेकिन इसके अलावा भी सिचुएशन हमने देखी है। अगर उनके बच्चे भी हैं, वो कैसे साबित करेंगे कि भाई हम? हाँ, उसके लिए मैंने पहले जिक्र किया, जो तो इंग्लिश मैरिज होगी, जो व्हेन एनीवन दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल मैरिज। अच्छा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और खातून फ़र्ज़ करें सामने आती है, वो जो उनके अंडर द स्टैच्यूटरी राइट्स हैं कि वो उन्होंने प्रूव करना कि ही वाज कोहैबिटिंग विद दैट पर्सन, minimum is 2 years, but there are rules around that one. If they prove that to the court, they also may be entitled to certain relief from that estate as well. If it's more than one person, then each person has to prove accordingly. The court finally have to decide there are rights people have, and people can use those rights, and वो आप न ले सकते हैं राइट। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल किसी ने वक्फे में छोड़ा है कि विल लिखी हुई है, हमारे बुज़ुर्ग फौत हो गए हैं उनके कुत्ताया, और उन्होंने कहा कि उसमें जिनको प्रोबेट के लिए एग्जैक्टर मुकर्रर किया था वो पाकिस्तान गए हुए हैं और अब वो मुस्तकिल वहाँ रहने लग गए हैं, तो उस सूरत में फिर कैसे? 2 ही एग्जैक्टर थे और दोनों के दोनों कहते हैं पाकिस्तान चले गए हैं, या एक किसी और मुल्क में, एक पाकिस्तान में, तो फिर उस सूरत में कौन अप्लाई करेगा इसके लिए? हाँ, उसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। जो उनके बेनिफिशरीज़ हैं, अच्छा, वो जब जो रजिस्ट्रार है प्रोबेट का, उसको अप्लाई कर सकते हैं। दे विल अलाउ वन ऑफ द बेनिफिशरी टू एक्ट एज ए एग्जैक्टर, एंड दे कैन प्रोवाइड लेटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रांट ऑफ प्रोबेट डिपेंडिंग द सिचुएशन। अच्छा, एक और सवाल ध्यान में आ रहा है, तो क्या मुमकिन होता है कि दरमियान में एग्जैक्टर बदला जा सके? जब आप एक एग्जैक्टर स्टार्ट कर देता है प्रोसेस, नहीं, अगर कोई शख्स फ़र्ज़ कीजिए अभी वो हयात है, ज़िंदा है, और उसको ख्याल आता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी मसरूफ़ है, या ये आदमी अब यहाँ से मुंतकिल हो के कनाडा या अमेरिका या पाकिस्तान या इंडिया जाने का सोच रहा है, तो मैं बेहतर है कि मैं किसी और को एग्जैक्टर मुकर्रर कर दूँ अपनी ज़िंदगी में, तो यह हो सकता है? आसान है ये काम? बिल्कुल हो सकता है। 2 इसके तरीके हैं, या तो अपनी विल को वो अपडेट कर लें, अच्छा, या एक कोडिसेल होता है, इज़ ए वेरी स्मॉल चेंज इन द विल। अच्छा, उसकी शराइत वही होती है जो विल बनाने की, कि 2 विटनेस उसको होते हैं, उनके सामने साइन करने पड़ते हैं। उस कोडिसेल के अंदर आप लिख सकते हैं कि फ़लाँ एग्जैक्टर में चेंज कर रहा हूँ,
पूरी विल को चेंज करने की ज़रूरत वहाँ नहीं होती। अच्छा, इसमें कोई टर्म्स कंडीशन भी हैं कि ये शख्स एग्जेक्टर मुकर्रर हो सकता है और ये नहीं? जनरली इसके ऊपर बहुत बड़ा बार नहीं है। अच्छा। ओवर 18 जनरली होना चाहिए, अंडर 18 भी हो सकता है। अच्छा। ओवर 18 होना चाहिए, वो मतलब होशो-हवास वाला आदमी हो, सेंसेबल आदमी हो, और वो जनरली यानी क्रिमिनल या बैंकरप्ट तक हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उन्होंने सिर्फ उसको मैनेज ही करना है पूरा। उसके लिए पूरे असूल मौजूद हैं। अगर आप सिर्फ उसको गूगल ही कर लें तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आ जाती है, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। चलिए एक और छोटा सवाल इसी सिलसिले में, अगर एग्जेक्टर ही पहले चला जाए, किसी की अगर विल है उससे पहले एग्जेक्टर दुनिया से चला जाए, 1 या 2 मुकर्रर किए में, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? हाँ, उस सूरत में चूँकि विल बनाने वाला जिंदा है, तो वो अपनी विल अपडेट कर लेगा। अच्छा। तो ये जो विल अपडेट करना है, ये कोई पेचीदा काम है या विल को रिव्यू करना कि भाई इसको देख लें, जैसे कोई शख्स आप जैसे प्रोफेशनल के पास आए कि भाई ये देखें ये वैलिड विल है या नहीं है, तो ये कितना आसान है और इसके लिए क्या कोई लंबे चौड़े अखराजात की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हम फ़र्ज़ करें, मैंने पहले भी ऑफ़र किया हुआ कि किसी ने अपनी विल को रिव्यू करवाना है, वो हम फ्री ऑफ चार्ज रिव्यू करते हैं अभी भी। अच्छा। तो वो रिव्यू कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एवरी 5 ईयर्स अगर आपकी विल बनी भी हुई है तो आप उसको रिव्यू करवाएं, उसको अपडेट करें। कभी कुछ रूल बदल गए हैं उसमें, मैं जिक्र किया था, अगर आपने शुरू में उसमें डिस्क्रेशन ट्रस्ट बनाया हुआ था, लेकिन अब रेजिडेंट नील रिटायरमेंट आ गए हैं, एडिशनल £175,000 ऑन टॉप ऑफ 325। अच्छा। हस्बैंड के भी इतने, वाइफ का भी इतने, लेकिन ट्रस्ट बनाया हुआ था विल में 5 साल पहले, वो उस वक्त हो सकता है एडवाइस ठीक थी। अच्छा। अब वो 350,000 जो एक्स्ट्रा है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्रस्ट है विल के अंदर, उसमें आपका मेन हाउस सीधा ट्रस्ट में जा रहा है। अच्छा। तो अब आपको ये चाहिए विल को अपडेट करें, इसमें एक स्पेशल क्लॉज डालें। अच्छा। वो स्पेशल क्लॉज जो होगी वो आपको £350,000 अलाउंसेस भी मिल जाएंगे, आपका ट्रस्ट भी रहेगा, और आपको तकरीबन £140,000 इनहेरिटेंस टैक्स भी बचेगा अगर आपकी स्टेट है फर्स्ट £1 मिलियन। तो ये वो उसके लिए मैं फिगर बताई है। अच्छा, अब जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था विल्स, ट्रस्ट और टैक्स प्लानिंग के सिलसिले में, इतने अच्छे हमने प्रोग्राम किए, यानी आपने अच्छे प्रोग्राम किए और वो भी मौजूद हैं आपकी सोशल मीडिया पे, तो उसमें आपने एक इब्तदा में ये बताया था कि हमारी जो एशियाई कम्युनिटी है उसके अंदर विल लिखने का रुझान सफ़ेद फार्म या मुकामी कम्युनिटी के मुकाबले में बहुत कम है। तो अब जो 1 साल से 1.25 साल से हालात चल रहे हैं, ज़ाहिर है बेशुमार उम्र रसीदा लोगों की डेथ्स हुई हैं, तो क्या इसकी वजह से लोगों में विल लिखवाने का कोई रुझान बढ़ा है? उन्हें एहसास होता है कि ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को तरतीब दे लें? हाँ, इसका ख़ास तौर पर जो पेंडेमिक की वजह से और ओवरऑल विल राइटिंग के ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया में भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं और लोग देख रहे हैं, अवेयरनेस भी बढ़ी है, लोग देख भी रहे हैं कि लोग उनके सामने ऑलमोस्ट जा रहे हैं, तो अब विल लिखने का रुझान बढ़ा है। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इवन पेंडेमिक के बाद भी लोगों को ये रुझान रखना चाहिए और अपनी विल ज़रूर लिखनी चाहिए। बेशक सादा विल लिखें, उसमें कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन ना भी हो, अगर विल लिखी हुई होगी, अगर बाद में उस विल में जो आपने प्रोवाइड किया था बेनिफिशरी को वो चेंज भी करना है और आपको ये चांस नहीं मिल सका, तो विल में आप फौत होने के बाद भी 2 साल के अंदर टेक्निकली वो विल रीराइट कर सकते हैं आपके बेनिफिशरी अंडर डीड ऑफ वेरिएशन। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है कि आप गवर्नमेंट HMRC अलाउ करता है विदिन 2 ईयर्स। यानी डीड ऑफ वेरिएशन के ज़रिए ये जो विल तब्दील हो सकती है? तब्दील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा। उसमें जो आपके बेनिफिशरी वो कंसेंट सारे करते हैं। अच्छा। एक मिसाल है, किसी ने लिखा हुआ है कि जनाब मेरी 50% प्रॉपर्टी मेरे वाइफ को जाएगी ओवरऑल, आपको उसकी स्टेट है फर्स्ट 10 मिलियन की, 5 मिलियन की, बहुत बड़ी स्टेट है, और बाकी 50% मेरे बच्चों को जाएगी। अच्छा। विल में लिख दिया उसने। अब क्या हुआ कि अगर 5 मिलियन की स्टेट है और वाइफ को तो आधी चले जाएगी, वो टैक्स फ्री होगी, बाकी जो 2.5 मिलियन होगा वो बच्चों को जाएगा, तो वो टैक्स पे करने के बाद जाएगा। अच्छा। 40% टैक्स लगेगा अलाउंसेस के बाद। तो ये बहुत बड़ा टैक्स होगा। अगर वो चाहते हैं कि इस फर्स्ट डेथ के ऊपर टैक्स ना लगे, सिंपली व्हाट दे कैन डू, वो डीड ऑफ वेरिएशन करें। अच्छा। वो कंसेंट अपनी करें, HMRC उसको एक्सेप्ट करेगा विदिन 2 ईयर्स ऑफ डेथ। अच्छा। टेक्निकली यू आर री राइटिंग दैट विल,
और वो पूरी एस्टेट अपनी वाइफ के लिए कर दें, अपनी मदर के लिए कर दें, ठीक है, डिसीज की वाइफ हो गई, तो जब वाइफ को सारी चीज़ मिल जाएगी 5 मिलियन, तो इनहेरिटेंस टैक्स विल बी निल। देन दे गॉट बड़ी अहम बात है, बिल्कुल ठीक। देन दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू सम टैक्स प्लानिंग, वो अपनी लाइफ टाइम में कर सकती है, तो आगे जाके टैक्स कम हो सकता है। बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, और आपको ईमेल पे, आपको स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा। अगर आप जिनकी टेलीफोन कॉल्स हम नहीं ले सके, अगर वो अपना कोई सवाल छोड़ना चाहें तो इसी ईमेल एड्रेस को नोट कर लीजिए। हमारे स्टूडियो का नंबर भी नोट कर लीजिए, आप यहाँ भी अपना नंबर छोड़ सकते हैं। अगला प्रोग्राम भी प्रोबेट के बारे में होगा, लेकिन प्रोग्राम का अख्ताम करने से पहले खालिद साहब। जी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में हम प्रोबेट का टॉपिक जारी रखेंगे। ठीक, इसमें हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे कि इनहेरिटेंस टैक्स की क्या पोजीशन होगी, वो कब पे होना है, आपके प्रोबेट कितने अरसे में देना है, ये सारे सवालों के जवाब हम अगले प्रोग्राम में लेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद अपने अख्ताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।